रिकॉर्ड। हाँ, अब रिकॉर्डिंग अब शुरू हुई। मेरे ख्याल से लंबे समय बाद ग्रे शेड या नेगेटिव गुलशन हमें बगिया में खिलते हुए दिख रहे हैं। पता नहीं, अब ये शो देखने के बाद ही समझ में आएगा कि ग्रे है, कौन सा शेड है, कितना ग्रे है। क्या है ये कुछ अभिषेक? तो है, लेकिन क्या है वो ज्यादा कुछ मैं बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट मजा खत्म हो जाएगा फिर स्टोरी का। ओके, लेकिन मतलब कैसे नहीं बताते हुए अपने कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं? समित एक स्कल्प्टर है वो। ये मेटल स्कल्पचर बनाता है, उसकी एग्जीबिशन वगैरह करता है और अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट करता है। घर का सारा काम काज वो खुद ही करता है, अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ना और अपनी पुलिस वाली बीवी और बच्ची के लिए खाना बनाना वगैरह ये सब करता रहता है। और बहुत ही शांत और ऐसा बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है। ये तो मालूम पड़ता है समित के बारे में कि वो ज्यादा बात नहीं करता, वो बहुत सारे दोस्त नहीं है उसके, बहुत ही एक छोटा सर्कल है उसका, उसकी फैमिली और वो ही है बस, और कुछ नहीं है। और समित की वाइफ है इरा, और वो एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके वो इन्वेस्टिगेशन के चलते चलते उसको लगता है कि वो केस और मेरे पति के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। तो रफली ये कहानी है। और भी किरदार हैं, और भी लोग जुड़ते हैं इसके इसके इस कहानी में, इन दोनों के साथ में। और समित का एक पास्ट है जिसके बारे में ठीक से पता नहीं है, और वो पास्ट कितना रिवील होता है तो उससे क्या पता चलता है। ये है कहानी दुरंगा की सीजन 1। मतलब इन दिनों बॉलीवुड और हमारी मतलब वेब सीरीज दोनों जो है वो पति पत्नी विमर्श पर काफी आ रही है। जैसे हाल में डार्लिंग्स आई, जो आपके हाँ, करीबी दोस्त विजय वर्मा और विजय वर्मा। है, राइट। तो मतलब आप देख पाए पहले तो डार्लिंग्स फिल्म? हाँ, मैंने देखी है, मैंने देखी। एक्चुअली स्क्रीनिंग के लिए बुलाया था बट मैं जा नहीं पाया क्योंकि ये दुरंगा की प्रमोशंस चल रही थी। बट मैंने नेटफ्लिक्स पे देख लिया। अच्छी है, अच्छी है। विजय ने तो बहुत, मतलब सबने तो अच्छा ही काम किया। वाकई वाकई। और जैसे आपने काफी अच्छा पोस्ट भी किया था कुछ दिन पहले फेसबुक पे, कि ये तीन चीजें मतलब इंडस्ट्री अब करे सो दैट ऑडियंस जो है वो थिएटर की तरफ फिर से आए। तो मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ और हमारे रीडर को फिर से मतलब हम लोग चाहेंगे कि आप बता सके कि आखिरकार क्या किया, कैसे मैं भी भूल ऑडियंस। गया हूँ, मैं भी भूल गया हूँ। वो टाइम पे कुछ ख्याल आया, कुछ तो ऐसे सोच रहा होता हूँ मैं कभी, और मैं उसको, अचानक हाँ हाँ पेन वो डाउन। ख्याल है कि हमें, हाँ ठीक है, इसमें फिर मैं वो पोस्ट कर देता हूँ सोशल मीडिया पे। नहीं, ये तो एक मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा निजी पर्सपेक्टिव है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ऐसा करना चाहिए। मैं क्या जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन कई कई बार मेरे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, मेरे ओपिनियंस होते हैं, और इसको ऑथेंटिकली मैं सोशल मीडिया के द्वारा मैं लोगों तक पहुंचाता हूँ। और आप अगर मुझसे मिलकर बात करेंगे तो मैं वही ऑथेंटिसिटी से बात करूंगा जैसे मैं सोशल मीडिया। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा बहुत भयभीत हो गए हैं कि ये, अरे साउथ की फिल्में आके यहाँ पे उधम मचा रहे हैं, ये वो वगैरह। 5 फिल्में हैं जिनके, मतलब वो भी काफी सालों से जिनके 5 फिल्में ही है। ऐसा नहीं कि हर कोई साउथ फिल्म डब में आके हिंदी में डब हो रही है वो सब हिट हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और साउथ की भाषाओं में भी मुझे लगता है कि 500-600 फिल्में बनते होंगे साल भर में, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल और तेलुगु को। मतलब अगेन, मैं ये क्लेम नहीं कर सकता हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, मैंने 500 ऐसे ही नंबर बोला है क्योंकि हाँ मैंने भी सुना था कि कुछ 1200 फिल्में बनती हैं पूरे भारतवर्ष में। तो मैंने कहा कि एटलीस्ट 500, आधा तो साउथ से आती होंगी शायद। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड ओपिनियन है लोगों का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ ठीक है, मार्केट थोड़ा सा ठंडा चल रहा है पोस्ट पैंडेमिक। लोगों के पास और ऑप्शंस है, घरों में बैठ के उनका मनोरंजन हो रहा है। तो थिएटर इतने सारे लोग
शायद नहीं जा पा रहे हैं जैसे पहले पहले ज्यादा ऑप्शन नहीं थे आपका थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को का लुत्फ उठाना है, आपको किसी फिल्म को देखना है तो आपको थिएटर सिनेमाघरों में ही जाना पड़ता है। तो आई थिंक ये एक दौर है, मतलब मैं ज्यादा कुछ इसको सीरियसली नहीं लूंगा, हम इस दौर से निकल पाएंगे। तो उसके बारे में कुछ मेरी टिप्पणी थी, टिप्पणी क्या, मेरी ओपिनियन थी, बस मैं उसको रख रहा था कि नकल नहीं करना चाहिए कि हाँ ठीक है ऐसी कुछ फिल्में यस साउथ से, तो हाँ हम भी उसी के जैसे फिल्में बनाए, नहीं बिल्कुल उन्होंने कुछ नया किया है, वो वर्क कर रहे हैं ऑडियंस के साथ में, नया नए ऑडियंसेस भी जुड़ रहे हैं। तो आई थिंक हिंदी कंटेंट जो बना रहे हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि कुछ नया कंटेंट बनाए। तो और क्या है, बायोपिक्स और रीमेक्स ना करें। यस यस, अब आया समझ। यहाँ मैं फंस गया ना। याद आ गया आपको। मेरा भी रीमेक है देखिए। सही बात है, डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, और जैसे मतलब हालांकि कई ऐसी ऑस्कर विनिंग फिल्में जो रीमेक थी, मतलब किसी और कंट्री की थी वो, फिर वो हॉलीवुड ने नहीं बनाई। देखिए देखिए, रीमेक बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्योंकि काफी कुछ उसमें क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, आप ओरिजिनल भी हो सकते हैं रीमेक के एडेप्टेशन में, बट ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे हाँ ठीक है रीमेक चल रहे हैं तो चले हाँ हम भी इसको लेते हैं, उसका रीमेक बना, ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो दैट्स द पॉइंट। और ट्विटर पे आप ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि कैरेक्टर्स का लिमिटेशंस होता है। सही 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 है। और विजय वर्मा के साथ साथ रणवीर सिंह भी आपके बहुत करीबी रहे हैं, गोलियों करीब तो के। दोस्ती तो है, या, साथ में किया है, उनकी शादी पे गया हूँ मैं, शादी पे ऐसे गए हैं। करीबी दोस्त नहीं कह सकता मैं। जी जी, लेकिन आप मतलब गोलियों की रासलीला और मतलब ये हाँ आप रहे हैं, और आप साक्षी रहे हैं दोनों के प्रेम कहानी। हाँ, मैं उनकी प्यार की शुरुआत वहां पे हुई थी और मैंने देखा है। देखा था। और रणवीर इन दिनों भी काफी चर्चा में रहे हैं। अब तो खैर ठंडा पड़ गया, कुछ पिछले हफ्ते बहुत गर्म था। राइट, लेकिन जब कभी इस तरह का फोटोशूट आता है, मतलब सन 57 से, जब से मिलियन सुमन हो या उससे पहले और भी, राइट, तो जो शायद हमारा इंडियन समाज स्टिल अभी भी मतलब रेडी नहीं है, मतलब शो कॉल्ड न्यूड फोटोशूट के, या मतलब किस तरह देखते हैं आप लोग वैसे? पता नहीं मुझे इसके बारे में, आप तो मतलब पुराने जो हमारे सभ्यता से जुड़े हुए आर्किटेक्चर को देखेंगे तो वहाँ तो न्यूडिटी काफी कुछ है, देवी देवताओं को न्यूड बताते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कोई, राइट। पर आई डोंट नो कि इसका क्या है। मुझे ठीक लगता है, मुझे इतना ऑफेंसिव नहीं लगता है, वो किस तरह से दिखाते हैं उसको कॉन्टेक्चुअली आपको देखना पड़ेगा। आई थिंक वो मिलिंद सुमन जी का कुछ ऐसे पब्लिक न्यूडिटी का हो गया था क्योंकि वो बीच पे भाग रहे थे, ऐसा कुछ तो था। आई थिंक उसको लेके थोड़ा मसला हुआ था, लोग ट्रोल कर रहे थे या कुछ अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे थे, और मैंने भी दिया होगा वो टाइम पे, कुछ तो याद नहीं है मुझे। बट हाँ कुछ लोगों को बुरा लगा, कुछ लोगों को अच्छा लगा, मुझे फोटोज ठीक लगे। बट हाँ, रणवीर तो अच्छा ही लगता मुझे, उसको उसकी जो एक्टिंग है, उसकी स्टाइल है, सेंस ऑफ स्टाइल है, चाहे वो कपड़े पहने ना पहने, काफी स्टाइलिश है। मुझे ठीक लगा वो, इसमें कोई मुझे मतलब ऑफेंसिव वाली बात कुछ मुझे लगी नहीं। थोड़ा जबरदस्ती था आई थिंक, इस चीज को इतना बना दिया। आई थिंक मुझे लगता है उससे फायदा रणवीर को ही हुआ होगा अल्टीमेटली। सही है, वाकई। और क्या मतलब ऐसा आप लोग भी फील करते हैं कि जो सोशल मीडिया कैंपेन चलते हैं, किसी फिल्म के फेवर में या किसी वेब सीरीज के फेवर में या अगेंस्ट में, तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव असर होता है? होता होगा शायद। जैसे पद्मावत के टाइम पे बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी मिली थी उसको, लेकिन आई थिंक फिल्म पे असर नहीं हुआ, उल्टा आई थिंक वो क्योंकि मेन स्ट्रीम न्यूज पे चर्चा हो रही थी उसकी। यूजुअली क्या होता है कि हमारा कुछ आता है तो एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट ही होते हैं ज्यादातर कवर करते हैं, लेकिन एक हद पार करने के बाद आप मेन स्ट्रीम में आ जाते हो। मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट आई मतलब गेट जो, दिस मच। और हाँ वो सब वो वो पॉलिटिकल बन जाता है ना मिस मसला, तो फिर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट वो वही है मेन स्ट्रीम आजकल, तो पॉलिटिकल चीजें ही है, अखबार का फ्रंट पेज या ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन, वो कवरेज मिलता है। तो आई थिंक उससे, आई थिंक उस फिल्म को आई थिंक जाने अनजाने में काफी फायदा हो गया उससे पद्मावत को, क्योंकि हवा हवा बन गया था उस फिल्म का। नेगेटिव भी हो सकता है, इट रियली डिपेंड्स, आजकल हर चीज के लिए मतलब
कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, लोग काफी कुछ सेंसिटिव हो रहे हैं, हर चीज पे उनकी कोई, उनका एक नजर, एक्सट्रीम नजरिया होता है, या तो बहुत अच्छा लगता है या तो एकदम ऐसे बहुत ही बेकार है, ये वो चल रहा है, कुछ तो ऐसे हवा चल रहा है। आई डोंट नो, बट वो हर किसी के साथ नहीं होता है, वो आई थिंक वो भी थोड़े सेलेक्टिव है। जो लोग उन्हें पसंद है उसको उनके बारे में कुछ कहते नहीं है, जो नापसंद है, किसी भी कारणवश नापसंद है, उनके पीछे थोड़ा ये सब होता है। और जो मतलब साइको थ्रिलर्स होते हैं, एक साइको थ्रिलर हम लोग अनुराग के देखे हैं, अनुराग कश्यप जिस तरह से बनाते रहे साइको थ्रिलर, या वो हाँ मतलब उन पर कहा जाता रहा है कि स्कॉर्सेसी का थोड़ा प्रभाव रहा है, उसी स्टाइल के और जोन के मतलब साइको थ्रिलर्स रहे। दुरंगा हमें मतलब किस तरह का साइको मतलब, क्योंकि आप थिएटर बैकग्राउंड से हैं और काफी अच्छा एनालिसिस भी करते हैं, तो मतलब दुरंगा किस तरह का, किस तरह के साइको थ्रिलर जोन की है? कितना एक्सट्रीम है या कितना कैलकुलेटेड तरीके से दिखाया गया है, क्या लगता है आपको? एक तो प्रदीप सरकार जी का हाथ है इसमें, क्योंकि वो एक डायरेक्टर हैं जो इनके साथ जुड़े हैं। उनका काम तो, उनके काम के बारे में तो सब जानते ही हैं, काफी नामी फिल्म मेकर है और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से भी काफी नाम कमाया है उन्होंने। तो ये उनका नजरिया है, और गोल्डी बहल भी जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट के साथ में, एजाज खान भी। तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते, ये एक एडेप्टेशन है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको एक एक एडवांटेज मिल जाता है कि वो रफली स्टोरी क्या है। बट इसको काफी कुछ हमने इंडियनाइज किया, लोकलाइज, क्योंकि यहाँ पे आधारित है कहानी, उसके हिसाब से आपको कैरेक्टर्स रीराइट करने पड़ेंगे, कुछ सिनेरियोस को रीइमेजिन करना पड़ेगा, एकदम कट टू कट कॉपी पेस्ट तो नहीं हो सकता है, बिकॉज वो एक कल्चरली वो हम हमारी ऑडियंसेस के लिए बना रहे हैं, इसको री इंटरप्रेट करना है। तो आई डोंट थिंक इसको कंपेयर करना किसी और देखिए, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइको थ्रिलर नहीं है, ये एक रोमांटिक थ्रिलर है। सी, एसेंस ऑफ द स्टोरी इज स्टिल टू पीपल, जो दृष्टि और मैं जो प्ले कर रहा हूँ, इन दोनों की प्रेम कहानी है। इसके इर्द गिर्द बहुत कुछ होता है, एक हाँ एक साइको किलर की भी जिक्र होती है, और एक सीरीज ऑफ किलिंग्स भी होती हैं, कॉपी कैट किलिंग्स होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है वो, ये दिस इज पेरिफेरल, दिस इज वो कहानी को आगे ले जाए, बट कोर में ये स्टिल अ रोमांटिक। सो इट इज अबाउट द रोमांस, कि क्या है ना, परफेक्ट हस्बैंड है, परफेक्ट लाइफ है, कि परफेक्ट लाइफ है, कि जिस चीज पे इनकी इनकी जिंदगी आधारित है, जो इनका प्यार आधारित है, क्या वो सच, क्या वो झूठ तो नहीं है। सो इन इन इट्स कोर इट्स अ रोमांटिक थ्रिलर। एंड मुझे नहीं चाह मैं मैं नहीं चाहूंगा कि किसी और चीज से आप इसको कंपेयर करें कि ऐसा है या वैसा है। कंपैरिजन तो ऑब्वियसली करेंगे कि इसका जो कोरियन शो है, जो जिन्होंने वो देखा है उसको सराहा है, ऑब्वियसली उस चीज से इसकी कंपैरिजन करेंगे, वो ठीक है, बट आई डोंट थिंक मैं कंपेयर कर पाऊंगा किसी और शो। जैसे रमन राघव अनुराग ने बनाई थी, बहुत ही ज्यादा डार्क स्पेस में, और वो फिल्म ही वैसी है, इट एक्सप्लोर्स द माइंड ऑफ पर्सन हु हैज मेंटल डिसऑर्डर्स। तो हमारा वहां जाता है, बट इट डजंट एक्सप्लोर द साइकोलॉजी of mental disorder or a psychopath, but it explores the strength, the relationship between two people. मतलब तापसी के साथ भी आप नजर आएंगे बहुत जल्द, वो भी एक रोमांटिक कहानी है या क्या है? वो उसके बारे में क्या बताऊं, ज्यादा कुछ नहीं, उसका टाइटल है ब्लर, और मैं तापसी के हस्बैंड का रोल कर रहा हूँ, और उसमें भी बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड। जाओ बीवी को बोले, जाओ तुम यहाँ पे, जाओ तुम पुलिस वाली हो, जाओ काम करो, मैं घर संभाल लूंगा। वहां पे भी बीवी का, तुम जाओ मतलब दुनिया भर घूम के आओ, जो तुमको ये करना है करो, तो मैं हूँ यहाँ पे। और कुछ घटनाएं घटती हैं वहां पे भी, वो भी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल थ्रिलर ही Definitely. मतलब इस तरह के पति इंडिया में क्या लगता है कि होते होंगे, हर जगह होते होंगे इस सब के पति, इसमें वैसे, क्या है। जी जी, वैसे जब भी मतलब कॉन्सेप्ट की बात आती है, हाउस हस्बैंड कॉन्सेप्ट, एक तो हाउस वाइफ कॉन्सेप्ट तो है ही इंडिया में सालों से, बट जैसे ही हाउस हस्बैंड कॉन्सेप्ट आता है तो शायद लड़कियां भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती कि नहीं नहीं, हस्बैंड है तो वो तो भाई अर्निंग ही होना चाहिए, या अर्निंग पर्सन ही उसको बनना चाहिए, हाउस हस्बैंड नहीं बनना चाहिए। क्योंकि ये दोनों पति जो आप प्ले कर रहे हैं,
थोड़े थोड़े एक हद तक हाउस हस्बैंड, कंप्लीट हाउस हाँ हस्बैंड नहीं है, नहीं, समित तो आप कह सकते हैं कि उसने हाउस घर की हस्बैंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है, मतलब है उसका करियर, बट उसने घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। लेकिन क्या आपको कभी लगा कि आपके इर्द गिर्द में या कभी आपने सुना हो कि हाँ यार एक ऐसा कपल है जहां पर हाउस हस्बैंड को भी अच्छे से एक्सेप्ट कर मतलब किया गया है, या फिर उसको उसी सम्मान के नजरिए से देखते हैं ससुराल वाले, मायके वाले, या अगल बगल वाले? ऐसे टॉप ऑफ द हेड कुछ तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसे थोड़ा दिमाग टटोल के सोचूंगा कुछ देर तक तो जरूर मैं कुछ ऐसे कुछ उदाहरण दे पाऊंगा। बट आई डोंट थिंक इसमें कोई बिग डील है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। देखिए एक फैमिली है, उसमें कई कई बार कई फैमिलीज में क्या होता है ना, दोनों काम करते हैं। आजकल की मॉडर्न बिल्कुल। फैमिलीज, खासकर जो शहरों में रहते हैं लोग, तो दोनों जॉब करते हैं या कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप ये सब होता है, और बच्चों की परवरिश साथ में करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा डिमांड इसी एक लोड थोड़ा एक के ऊपर ज्यादा हो। अब मान लीजिए इसमें जो औरत है उसके ऊपर थोड़ा प्रोफेशनल लोड ज्यादा है, तो अगर कोई पति ये निर्णय ले ले कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है जो आपकी कमाई है वो हमारे लिए काफी अच्छा है, वो घर की देख रेख और घर की जिम्मेदारी की लोड आप मत लो, मैं ले लूंगा, इट्स ओके। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक जमाना था जब ये एक दौर था जब मर्द बाहर जाके काम करते थे, लेकिन वो एनवायरनमेंट नहीं है, वो एनवायरनमेंट नहीं है। आजकल कोई भी कुछ भी कर सकता है। एक इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो अगर इस माहौल में अगर कोई मर्द ये डिसाइड करे कि मैं घर पे रह के बच्चों का ख्याल रखूंगा और खाना बनाऊंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, अनलेस वो मर्द को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है सिर्फ घर पे बैठ के ये सब करना, प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि अरे मैं औरतों को काम कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि मेरी भी कुछ कुछ एम्बिशन है। एम्बिशंस है, मुझे भी मेरे भी कुछ प्रोफेशनल एम्बिशंस है, मुझे हासिल करना है। अगर वो नहीं है तो इट्स टोटली ओके टू बी एट होम है, घर का काम काज करो, झाड़ू पोछा, घर का सफाई बर्तन मांजना, वॉशिंग मशीन चालू करना बंद करना, ये होता है। सही सही। और अपकमिंग और क्या क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं, फिल्मों के, वेब सीरीज के? हाँ, एक मेरे ये हाउस हस्बैंड की बात आई तो मैंने एक और गया झांसी का राजकुमार, जिसमें मैं प्रॉपर हाउस हस्बैंड हूँ। वो वाह। इस चीज को एक्सप्लोर करता ओके। है एक मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या लोग समाज क्या सोचता है, वो खुद क्या सोचता है अपने बारे में। इसका नाम है झांसी का राजकुमार। निकोलस खारकोंगर करके एक डायरेक्टर है जिन्होंने अखुनी बनाई थी, तो और उन्होंने ये फिल्म लिखी है और डायरेक्ट किया है। और एक अपोजिट सीरीज। आपके? हाँ जी। उसमें आपके अपोजिट मतलब एक्ट्रेस कौन है? यार अच्छा, क्या कोई बात नहीं। नहीं, सडनली आ गया, नहीं नहीं, मैं नमिता दुबे, नमिता दुबे। नमिता दुबे ये एक यूट्यूब पे आई थी, क्या है, बड़ी वो टीवीएफ की बड़ी चर्चित थी वो अच्छा ना। वो, हाँ हाँ, समझ गया, वो समझ गया जो। अरे वो आईएएस वगैरह सब करते हैं वो लोग, तो नवीन कसूरिया भी है क्यों। हाँ अरे हाँ। बढ़िया सीरीज थी यार, मैंने भी देखी है। फीचर्स नहीं, नहीं 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 फीचर्स नहीं, परमानेंट रूममेट्स नहीं? नहीं नहीं, वो तो पुराने हैं, अभी पिछले साल आई थी। अच्छा, कोई नहीं, मैं मतलब ढूंढ लूंगा वो अलग से, कोई बात याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही बढ़िया सीरीज है वो, बहुत बढ़िया है। वो उसका सीजन 1 यूट्यूब पे आया था, बहुत चला था, उसमें है वो। नहीं। तो वो है मेरे ऑपोजिट। और विपिन शर्मा और रजित कपूर, और कई सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं इसमें। और वो हमने उसे झांसी में और वहाँ शूट किया था। वो एक है, और एक सीरीज है मेरी जो गंज एंड गुलाब्स नाम से, वो शूटिंग कंप्लीट है उसकी, वो राजन डीके ने बनाई है। तो राजकुमार और मैं है साथ में, दुलकर राजकुमार में, श्रेया धनवंतरी, टीजे बानू, ये सब है। और काफी कुछ किया है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद उसे सब बहुत सारा पुराना काम बचा हुआ था। और एक रीमा कागती के लिए जो किया था, एक दहाड़, एक सोनाक्षी सीरीज। भी है। हाँ। हाँ, जिसमें मैंने पुलिस एसएचओ का है, तो सोनाक्षी सिन्हा, विजय वर्मा, सोहम शाह, हम सब है साथ में। वो आई थिंक रिलीज होगी शायद वो ईयर एंड में या अगले साल। थिएट्रिकल या नहीं, शायद डायरेक्ट टू नहीं, वो सीरीज है, सीरीज है तो सीरीज। अच्छा, दहा, ओके, हाँ हाँ, दहा। वो अमेजोन की सीरीज। और एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग किया था वो और एक अंजलि। शिक्षा मंडल और भी है शिक्षा मंडल आ रही है, शिक्षा वो मंडल, आएगी। MX पे। एजुकेशन स्कैम, एक एजुकेशन स्कैम।
सही में। और एक अनुभूति कश्यप वाली आपने की थी, वो थोड़ा मैं टाइटल भूल रहा हूँ। अफसोस, अफसोस, वो रिलीज हो गई थी, वो तो हो गई थी। उसका 2020 पैंडेमिक से शुरू होने से हाँ, पहले। वो सीजन, अगला सीजन नहीं, वो बस वही है, और वो आई थिंक उसके बाद हमें सीजन 2 बनाने का अवसर नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा था, वो भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था उसका। Thank you. तो उसका तो अच्छा, ओटीटी स्पेस वाले किस तरह की कहानी मांग रहे हैं या चाह रहे हैं? मतलब जो सुनते होंगे आप लोग भी, राइटर मतलब राइटर से, डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से, कि हमें ओटीटी अगर मतलब कुछ प्लान हुआ है तो हमें ऐसा चाहिए। अब मतलब पोस्ट पैंडेमिक या मतलब ड्यूरिंग पैंडेमिक से क्या सुनने को मिलता रहा? मुझे पता नहीं है एक्चुअली, सच में बताऊं तो मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या है। मतलब इंटरनली राइटर्स रूम में या ऐसे प्रोडक्शन मीटिंग्स में प्रोड्यूसर जब मिलते हैं, या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की भी कुछ नजरिए होंगे, कुछ टिप्पणियां होंगी इसमें, वो भी कुछ नोट्स बनाते होंगे कि पर ज्यादातर ट्रेंड्स भी हैं, जैसे थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर्स काफी चले थे, मिर्जापुर हिट हो गई, फिर वो फैमिली मैन, तो आई थिंक उसकी भी कई डिमांड है, लोगों को भी पसंद आएगा, तो आई थिंक वो एक ट्रेंड चल रहा है। और दूसरा ये है कि जैसे पंचायत जैसी सीरीज चली थी, वो एक ट्रेंड है कि छोटे गांव में, मतलब जो कस्बों में या छोटे शहरों की कहानियां ऐसे, वो टीवीएफ ने तो उसका ठेका पूरा ले रखा है, वो लोग बनाते रहते बाहर हैं ऐसे। किसी और को जा ही नहीं रहा हाँ पड़ने हाँ, का। वो तो मतलब उनका जो कोटा फैक्ट्री ऐसे ट्यूशंस के ऊपर बनाया, बढ़िया सीरीज है वो सब। पंचायत भी अच्छी थी। तो ये ऐसे कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो लेकिन मुझे ठीक ठीक कुछ पता नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसी कहानी क्या सोचते होंगे कि ऐसी कहानी। मेरे पास कोई कहानी आती है, मैं और कुछ रोल होता है, मैं देखता हूँ कि मुझे अगर इसमें दिलचस्पी है रोल में और कहानी में, फिर मैं करता हूँ। बट एग्जैक्टली क्या सोचते होंगे कि, बट ट्रेंड तो फॉलो करते हैं, ट्रेंड तो कुछ ऐसे चले हैं। तो आई थिंक स्कैम का चला था, तो उसके बाद आई थिंक कई सारे सीरीज आएंगे स्कैम्स के ऊपर, ऑलरेडी आ भी चुके हैं कई सारे ऐसे स्कैम्स के ऊपर। सही। क्राइम थ्रिलर का तो काफी टाइम से चल रहा है। आपको मौका मिले तो कौन सी बायोपिक करना चाहेंगे? मैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगा, बस Definitely. मेरे मेरे यही है कि ट्रेंड फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आपको हाँ, सिंसियरली मन से लगे कि हाँ ये कुछ इंटरेस्टिंग है, इस कहानी को कहना पड़ेगा। बायोपिक्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है सर कि आजकल हाँ बहुत कुछ साफ सुथरा हो जाता है एवरीथिंग, तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता मुझे बायोपिक। और बहुत सारी बायोपिक बने हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा फटीग है। मैं एज एन एक्टर मैंने एक दो मना भी किया हुआ है, मैं बताऊंगा नहीं, बट मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक मेरा मन नहीं है इन चीजों में। और वही है कि एक स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये जबरदस्ती थोड़ा इस कैरेक्टर को नेगेटिव बना रहे हैं जस्ट टू मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग। और जब मैंने उनसे राइटर डायरेक्टर से बात की, तो मैंने कहा हाँ थोड़ा सा लिबर्टी लिया है हमने, तो आई थिंक वो थोड़ा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और कई सारे, कोई भी परफेक्ट नहीं होता ना, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अच्छे बहुत ही, जिनको बहुत मानते हैं, बहुत ग्रेट लोग हैं दुनिया में और रहे हैं, उनकी लाइफ भी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन इंटरेस्टिंग तभी बनता है जब हम इम्परफेक्शंस को देखते हैं, ये बात तो तो वो सही। रिलेटेबल हो जाता है। लेकिन बायोपिक्स में आजकल थोड़ा बहुत ज्यादा साफ सुथरा हो जाता है। राइट, लास्ट क्वेश्चन था कि ओके, मतलब राखी भी है, मतलब एक दो दिनों में 15 अगस्त भी है, सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग याद जो आपने अब तक शायद शेयर न की हो किसी प्लेटफॉर्म पे, वो तो मैं शेयर। क्यों करता शेयर आपके साथ, अगर अब तक नहीं किया तो मैंने कोई रीजन होगा ना सर उसके लिए। मैं अब बता दूंगा, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दूंगा। नया वाला, ठीक है। सबसे पहले दैनिक भास्कर पे अमित कर्ण के साथ। ऐसा कुछ नहीं है राखी से संबंधित, या ऐसे 15 अगस्त। जैसे अगर मतलब दोनों से, जैसे मतलब इंडस्ट्री से कोई राखी सिस्टर हो आपकी। मुझे कोई नहीं मानता है, मैं बहुत ही ऑड किस्म का लड़का हूँ। मुझे हाँ, राखी पे, मेरी जब घर पे खाना बनाती है ना, वो मुझे राखी बनाती है हर वाह, साल। क्या बात। हाँ बस वही है। और हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, मैं जहाँ से हूँ साउथ से, हम लोग कुर्क से हैं, तो हाँ हमारे हाँ। यहाँ का रिवाज नहीं है। और तो 15 अगस्त। मेरे जो बहनें हैं, मेरे कजिन जो भी है, वो भी नहीं बांधते राखी। मैं स्कूल में था तो बचपन में मुझे बड़ा फोमो होता था, क्योंकि राखी के अगले दिन ना सब कई सारे सबके बच्चे हाथ होते से। थे। वैसे भी मेरे टाइम पे ना ज्यादातर ऐसे नॉर्थ के ही बच्चे होते थे जो पढ़ते हैं, हम वो राखी बांध के आते थे, साउथ में इतना नहीं था। आजकल होता होगा पता नहीं, लेकिन जब जब मैं प्राइमरी स्कूल वगैरह में था, तो
वही है कि गिने चुने 3-4 लोगों के हाथों में राखियां होती थी और सब लोग उसको देखते थे कि ये बड़ा कूल है यार, हमको भी है। तो मैं घर पे आके बहुत बवाल करता था कि मम्मी को तुम ही बांध दो ना। सही में, हाँ मुझे चाहिए। हाँ, क्योंकि अगले दिन वो बड़े बड़े राखी आती थी। आजकल तो हाँ बड़े हाँ, पतले पतले बांधते थे, लेकिन वो टाइम पे ना बड़े बड़े ये इतने फैमिली मोटे मोटे। पैक वाले, हाँ, मतलब आपके जो सिस्टर्स हैं जो घर पे रहते हैं, और मोहल्ले आपके के। जो कजिन्स है, और बाहर से भी बाई पोस्ट आता है, सही। वो सब वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, आजकल टैटू करते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वो राखी बनवाते थे ऐसे। तो अरे वो एक चीज क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं था, तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। जैसे दिवाली हमारे कल्चर में नहीं है, लेकिन दिवाली हम सब, तो हर कोई मनाता है दिवाली, क्योंकि हमें सही। इंटरेस्टिंग लगी, हमें भी पटाखे फोड़ने, हमें भी मिठाइयाँ खाने, बांटने, मजे करने। तो वैसे मैं करता था राखी के बारे में, लेकिन मम्मी तो बोलती थी नहीं, क्यों क्यों नहीं, वो तो सिस्टर्स बांधते हैं, मैं तो मदर हूँ, मैं नहीं बांध सकती। तो और फिर बाकी जो हमारे कॉलोनी में जो लड़कियां थी, तो मैं बहुत शाही था, मैं जाके पूछ नहीं सकता था कि हमें भी राखी बांधो। सही सही, ओके। और आजादी से मतलब रिलेटेड ये था सवाल मेरा कि मतलब जो इंडिया का यूथ है, इंडिया को कहते हैं कि ये यंगिस्तान है, युवाओं का देश है, युवाओं के हाथ में कमान है। क्या युवा करे इंडिया का, सो दैट ये जो सो कॉल्ड नफरत है आपस में, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन या ऑन द नेम ऑफ एनीथिंग जो चल रहा है ना, तरक्की हो, कुछ हो। देश के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तो जो हमारा काम है उसको बराबर करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कई बार वो काम छोड़ के हम दूसरे कामों में घुस जाते हैं, तो वही फसाद की जड़ तो वही है, सही सही। तो एक्सट्रीमिटी बन जाते हैं। तो आज थोड़ा, खासकर सोशल मीडिया, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था ये, लेकिन वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड हो गया है, क्योंकि हर किसी के पास एक आवाज है। आपके पास फोन है, फोन पे कई सारे एप्स पे जिसपे आप अपनी टिप्पणी, अपनी राय, या कुछ भी बकवास भी कर सकते हो, अच्छी चीजें भी कर सकते हो, बकवास भी कर सकते हो। लेकिन कई बार, और ऐसा नहीं कि मैं बहुत सही हूँ, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, बकवास मैं भी करता हूँ, कई बार मैं भी कुछ गलत बोल देता हूँ या रिएक्ट कर देता हूँ, इमोशनली भी रिएक्ट कर देता हूँ किसी चीज के ऊपर, पूरी चीज की जानकारी लिए बगैर। और ये काफी मुश्किल हो जाता है। किसके पास टाइम है कि आपने कुछ देखा, आपने सोचा कि नहीं नहीं ये ऐसा है, बुरा तो लग रहा है मुझे, लेकिन इस पूरी बात को समझने का टाइम किसी के पास नहीं है, तो रिएक्शनरी होके कोई भी कुछ कह देते हैं। अगर इससे थोड़ा हम बचें तो आई थिंक हो सकता है कि थोड़ी बहुत और रिस्पॉन्सिबिलिटी ला सकते हैं, जिस तरह से हम अपनी बातों को लोगों के बीच में कहें। तो बट आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सोशल फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डेमोक्रेसी, वह एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। और आजकल ये तो तू मैं में ही चलता है कि हाँ, मतलब मैंने गौर। क्या, मतलब मैंने किया तो मास्टर स्ट्रोक्स, तूने किया तो बेन स्ट्रोक्स। तो यही हो रहा है, मतलब दिस इज लिटिल पॉइंटलेस, इससे कोई उद्धार नहीं होगा, तो ऐसे ही शोर शराबा है बस। आई थिंक एक माइंडसेट धीरे धीरे आ रहा है कि पहले का, हमारे मेरे पिताजी के जमाने में था, हम लोग ज्यादा इनोवेट नहीं करते, बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना, ये करना, खुद से हम लोग कुछ नए करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और हर एडवर्टाइजिंग कैंपेन पे होता था फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा हम लोग भी फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, हाँ, की सोच ना हमें लाना चाहिए। हमें भी अपनी तरफ से कुछ और हो गया, वो पुराने जमाने में हमने जो मतलब पुरातन काल में कंट्रीब्यूशन हो गया वो हो गया। आप भी कर सकते हैं ना, आप कौन रोक रहा है कि आगे मत करो, नई आगे चीजों का इजाद कर सकते हैं हम लोग। एक और जीरो मत लाओ, कौन कह रहा है, नहीं कौन जीरो, रोक नहीं नहीं, जीरो तो बहुत बड़ी चीज है सर, जीरो की वजह से ही सब कुछ है, पूरा इकोनॉमी टिका हुआ है जीरो नहीं की नहीं, वजह से। मतलब पुरातन काल में हमने जीरो दिया था ना नहीं भारत नहीं, और को। भी हाँ, बहुत बहुत सारी चीजें दी हैं, उसका मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि, सही ये सही। तो पता है, लोगों को पता है। आप बट अभी भी हम कर सकते हैं ना। तो आई थिंक ये एक माइंडसेट है कि हमें, वो धीरे धीरे हो रहा है डेवलप, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन और थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। पायनियर्स नहीं करते हम लोग, सब कॉपी कर लेते हैं बहुत चीजें, टेक्नोलॉजी है वो, पर ठीक है कॉपी करेंगे, लेकिन उसको बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। तो ये एक माइंडसेट कीजिए ना, ठीक है, एक चीज को लीजिए, जैसे जापानियों ने लिया कि एक चीज को लिया, लेकिन उन्होंने उसको और बेहतर किया। हाँ, तो ये थोड़ा हम लोग कर सकते हैं, क्षमता रखते हैं हम लोग, और आई थिंक ये होना चाहिए। तो मेरा ये एक क्या मैसेज होगा अच्छा, के लिए। थैंक यू सो मच गुलशन जी, थैंक यू सो मच, एंड कीप रॉकिंग ऑलवेज, थैंक यू। शैतान की तरह।
नहीं, वो बहुत बहुत ही खराब, वो तो मर गया। हो गया वो। थैंक यू सो थैंक मच, यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बात करने के लिए। सेम हियर, सेम।